जब आप पूरी भाव से तन्मयता पूर्वक गुरु मानकर और आप साधना करेंगे तो अभी आप कही हुई बातों को सुन रहे थे, आप खुद महसूस करेंगे कि आपके साथ क्या घटना घट रहा है। साधारण सरल का विनम्रता पूर्वक अगर गायत्री की साधना करते हुए गुरुदेव की बताए हुए चीजों को अपनाता है तो आया है साधारण परिवार से, लौटता है यहाँ से पदाधिकारी बन के, उसको लगता है कि मेरे अंदर की शक्ति के कारण में ऐसा हुआ। ऐसा कुछ नहीं होता है मेरे मित्र, वो शक्ति व्यक्ति की नहीं परमात्मा की है और वही शक्ति परम पूज्य गुरुदेव की है। जिन जिन लोगों ने इस युवा प्रकोष्ठ के बारे में बताते हैं, हिंदुस्तान में तो बहुत सारे लोगों ने अनुभव किया। युवा प्रकोष्ठ के जिन भाइयों ने तन्मयता पूर्वक वर्ग किया है परमात्मा के लिए, भगवान के लिए, इस गायत्री परिवार के लिए, समाज के लिए, सबने अनुभव किया है कि गुरुवार उनके साथ विकट परिस्थितियों में उबार कर और सही राह पर चलाने का प्रयास किया है। जितने अभी तक सीनियर भाई हो, बाहर कमाने वाले हो, सबको लगा बहुत हताश, बहुत निराश, बहुत परेशान है। अब क्या होगा, अब कैसे होगा? तो जब आदमी परेशान होता है और उसके अंदर थोड़ी भी ये विश्वास होती है कि हमारे गुरुदेव हमारे साथ है, कुछ न कुछ ऐसा करेंगे जिससे हमारी समस्या का समाधान होगा, तो वो उस क्षण जाकर मेडिटेशन पर बैठ जाता है, भगवान के गोद में बैठ जाता है, गुरुदेव माता जी के गोद में बैठ जाता है। गोद में बैठने के बाद पूरा भाव से जब आप कष्ट में होते हैं तो आपका अंदर भाव जो होता है एकदम नजदीक से गुरुदेव को याद करता है। जब गुरुदेव को आप याद करते हैं तो ऐसा अनुभव होता है जैसे गुरुदेव कह रहे हैं बेटा चिंता मत करो, तुम्हारी समस्या का समाधान हो जाएगा। और उठने के बाद एक आध घंटा कहिए या एक दिन कहिए, मैक्सिमम 24 घंटा में आपकी फरियाद को सुना जाता है और अपने आप उस समस्या का समाधान हो जाता है। लेकिन जैसे ही उस समस्या का समाधान होता है फिर आपका जो वो भाव था गुरुदेव से थोड़ा दूरी बना देता है। मेरे मित्र, ये भाव अगर हमेशा जिंदा रहा तो आपकी जिंदगी में कभी कष्ट नहीं हो सकता है। आपने गाना में सुना होगा, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे दुख काहे वो हो। ये दुर्भाग्य है कि ये युवा पीढ़ी इस मेडिटेशन को, इस ध्यान को, इस स्पिरिचुअल साइंस को महज एक दिखावा मानती है। महज ये सोचती है कि ये जो ध्यान, ये मेडिटेशन जो होता है ये बुरे बुजुर्गों की चीज है, ये भगवान के गोद में जो बैठना होता है चौथापन का चीज है, इस मंदिर में आकर ध्यान करना ये मेरे लिए नहीं है, ये बुरे बुजुर्ग लोग आएंगे करेंगे उनके लिए है। आपके लिए क्या है? फैशन परस्ती की दुनिया में अश्लील चीजों को अपनी जिंदगी में उतारते हुए अपने आप को आगे बढ़ाना। आपके लिए क्या है? तो 3 एंड्रॉइड सेट लेके 3G का सिम डाल के जितनी भरगल चीजों को हो ओपन देके, ये मॉडर्न फैशन है और इसी मॉडर्न फैशन को लेकर युवा जी रहा है। कहता है यही मेरा कैरियर है, यही मेरी जिंदगी है और यही मेरी रियल पर्सनालिटी है। मेरे मित्र, रियल पर्सनालिटी आपका ये कभी नहीं हो सकता है। थोड़े देर के लिए अपने मन को गुदगुदाने के लिए ये सोच लो कि मैं पटना की धरती पर आकर टाइम पास कर लूंगा, पैसे का दुरुपयोग कर लूंगा, दोस्तों के साथ मटर गश्ती कर लूंगा, हॉल में जाकर सिनेमा देख लूंगा और मोबाइल पर 3G चलाकर व्हाट्सएप और फेसबुक पर चैटिंग कर लूंगा, इससे मेरा कैरियर बन जाएगा। तो तुम गलत रास्ते पर चले हो और इसका परिणाम गलत ही होगा, क्योंकि यह राह नहीं है फूलों का, कांटे ही इस पर मिलते हैं, ले दर्द जमाने का बस हिम्मत वाले चलते हैं। तो वही व्यक्ति इस अध्यात्म को अपना के इस राह पर चलता है, वरना भिखारी की तरह दर की ठोकर खाता है। पूरा शरीर में उसके रक्त भी है, जवानी भी है, उसके अंदर बौद्धिक क्षमताएं भी है, लेकिन हाथ पसार कर भीख मांगता है। 5,000 का नौकरी दे दीजिए, 3,000 का नौकरी दे दीजिए, गार्जियन प्रेशर बना दिया है, पटना छोड़ना पड़ेगा, कोई तो उपाय कर दीजिए जिसमें पटना में टेकूं। मेरे मित्र, ये तब आता है जब आप अपनी जवानी को जर्जर कर देते हैं। ये मौका तब आता है जब आपकी जिंदगी में बहुत सारे कष्टों का समावेश हो जाता है। ये मौका तब आता है जब आपके अंदर की स्पिरिचुअल एनर्जी समाप्त हो जाती है, आध्यात्मिक एनर्जी समाप्त हो जाती है। जब मनुष्य के अंदर आध्यात्मिक एनर्जी होती है तो उसका थॉट हमेशा पॉजिटिव दायरे में काम करता है।
शिकार हो जाता है। रोज मित्र से पूछता है तुम्हारा कौन सा चैप्टर कंप्लीट हो गया, हमको तो ये समझ में ही नहीं आता है। गए थे बीच में छुट्टी में, ये चैप्टर पढ़ा दिया गया, अब मन नहीं करता है इंस्टीट्यूट जाने का। मित्र भी सोचता है, आजकल का मित्र भी अपने आप में भारत का सबसे ताकतवर व्यक्ति है। आपका भी मित्र बहुत ताकतवर है। वो ये राय नहीं देगा कि तुम जाओ, कहेगा कि नहीं समझ में आ रहा है। उस उतना दिन मत जाओ जितना दिन चैप्टर पढ़ाया जा रहा है। अब उतना दिन नहीं रहिएगा तो करिएगा क्या, रूम में टाइम पास करिएगा। उतना दिन आप क्या करेंगे, तो आप इधर उधर पता करिएगा कि गांधी मैदान में कौन डांसर आ रही है कि नहीं। श्री कृष्ण में मेमोरियल हॉल में संभावना से का करियर डेट पड़ा है, कब आ रही है डांस करने, उससे भी ज्यादा रुक जाइएगा। तो हमेशा उदाहरण दिया जाता है कि जैसे कुत्ता हड्डी को चूसता है, दांत से नोचता है और उसी के अंदर का खून गिरता है और उसको चाटकर संतुष्ट होता है, उसी तरीके से आप अनैतिक तरीका से अपने शरीर से इस पद को डिस्चार्ज करिएगा। गंदी चीजों में लिप्त होकर अपने समय को बर्बाद करिएगा और इसी को ठीक करने का काम भारत का ध्यान और ये युवा प्रकोष्ठ करता है। आज युवा हताश और निराश है। लोग पूछते हैं, कल साहब हम लोग बैठे थे नीचे ऑफिस में, तो प्रभारी जी पूछ रहे थे कि भारत के युवा और विदेशों के युवा में क्या फर्क है, क्या भारत के युवा की तरह विदेशों के युवा परेशान रहते होंगे, उनको ये समस्या सताती होगी, हमारा करियर, हमारी नौकरी, हमारा क्या होगा। हम बोले बाबू जी हम विदेश तो नहीं गए हैं, लेकिन मुझे ये जरूर पता है कि विदेशों में 18 साल के बाद माँ बाप को त्याग देता है। ऐसा अक्सर लोग कहते हैं जो विदेशों में गए हैं वो भी बताते हैं कि 18 साल के बाद बच्चे अपने पैरों पर खड़ा हो गए, अपना सेल्फ डिपेंडेंट, वो स्वावलंबी हो जाते हैं, परावलंबी नहीं होते। और अपने यहाँ बिहार में अगर दादाजी पेंशन उठा रहे हैं, पैरालिसिस मार दिया है, तो उनको सुइया भोगवा भोगवा के 10 साल जीता करते हैं कि उनका पेंशन से हमारी रोटी चलेगी। अपने यहाँ क्या होता है कि हर लड़का जो पैसे की गरीबी में तंगी में जी रहा है, आपके पास आकर कहेगा तो उपाय कर दीजिए, 3000 रुपया कमाने लगे तो हम पटना में रह के पढ़ सकते हैं। और उस लड़के को अगर सलाह देते हैं कि बाबू ऐसा करो कि बहुत सारे टीचर लोग हैंडबिल बंटवाते हैं, अगर सुबह 2 घंटा और शाम में 2 घंटा 4 घंटा हैंडबिल बांटोगे तो 200 रुपया पर डे मिलेगा तुमको और तुरंत का तुरंत कैश मिल जाएगा। अगर तुम 25 दिन भी बांट देते हो तो तुम्हारा 3000 के लिए आए हो 5000 मिलेगा। कहता है तुरंत दोस्तों देख लेगा ना, इज्जत की बात है। यहाँ इज्जत डूबती है, विदेशों में पता नहीं इज्जत डूबता है कि उठता है, हमें नहीं पता। इस मेंटेलिटी को दूर करना होगा। जब राजेंद्र बाबू सफल बनकर राष्ट्रपति बने और जब पहुंचे राष्ट्रपति भवन में तो उनके चहेते चाचा जी पहुंचे, आप लोगों के भी चहेते चाचा जी होंगे, पटना में आते होंगे, आप ही का बनाया हुआ हाथ से पनीर खा के गाँव में जाकर आप ही का बुलाया करते होंगे। यहाँ आते होंगे तो सब खुश होता होगा, चाचा खाना दे पनीर खाइएगा, और वही चाचा गाँव में जाता है पढ़ेगा, वो खाली पनीर का हिस्से करता है, बाप का पैसा उड़ाता है। देखिए ये चाचा इतना शादी है, शुरू से चाचा लोग के देख लीजिए, दुर्योधन अभिमन्यु का चर्चा था, शुरू से देखिए चाचा लोग के भतीजा के पीछे पड़े रहते हैं। या चाचा जब लेके आए इधर गांव में भैंस चढ़ाया, पढ़ाई लिखाई किया, राष्ट्रपति बन गया, और वो देश का पहला राष्ट्रपति कहीं से पैसा जुटा के, और उस समय पता नहीं कौन सी ट्रेन होगी कि कैसा वो पहुंचे। बोले सुन ये बताओ कि ते गांव से पढ़े लिखे आप भैंस चढ़े ते पहुंच गए राष्ट्रपति भवन तक, हमारे बेटा गाँव ही रह गए, पहले हम कौन जादू ही बता। राजेंद्र बाबू कहे चाचा कोनो जादू ना करनी, मस्तिष्क में ये सोच लिए कि लोगों का कहीं इसके पीछे नहीं भाग रहा है। लोग कुछ भी कहे मैं अपने मनोनुकूल काम करूंगा, जो अच्छा होगा उसे करूंगा, जो बुरा होगा उसे छोड़ दूंगा। और ये लगातार मैं करते चला गया और आज इस राष्ट्रपति भवन तक मैं पहुंच गया। दुनिया में सबसे बड़ी विडंबना है कि हम स्टेटस दिखाने के चक्कर में अपने आप को नहीं कर रहे हैं। हमारा स्टेटस 10 रुपया कमाते हैं, 100 रुपया
दिखाना चाहते हैं। बिहार में खास करके शादी विवाह अगर तय करना है, आप लड़के वाले के यहाँ पहुंचिए। लड़का थोड़ा देर झूठ बोलता है तो वो क्षम्य है, लड़का के बापू झूठ बोलता है। बापू क्या पता है, इतना इंस्टीट्यूट के नाम रखेगा जितना आपको यादों नहीं होगा। यहाँ से IIT किया है, वहाँ से MIT किया है, वहाँ से BIT किया है, वहाँ से MBA किया है, वहाँ से FRCH किया है। बापू जी इतना डिग्री गिरा देते हैं, उनको पता नहीं है कि FRCH मेडिकल का है, MBA अलग सेक्टर है, इंजीनियरिंग अलग सेक्टर है। जी आप जी और कुछ कह रहे हैं जी ना, ठीक है। तो आगे हाँ एगो पार्टी आया था 30 लाख रुपया का, तुमको मर्सिडीज दे रहा था। अरे एगो तो मानते हैं कि बेटा चलेगा, दूसरा का वो हमारा चलेगा दे रहा था। तरह तरह के मंगलों की जाल में इस बिहार के लोगों को फंसाया जा रहा है। झूठ बोलने का सबसे बड़ा आदमी, अब जिस राज्य में गार्जियन झूठ बोलता है, उस राज्य के इन नौनिहाल बच्चों से क्या उम्मीद रखेगा। जहां बाप शादी के लिए अपने बच्चों को कि मेरे बेटे के बड़े घराने में शादी हो जाए और तरह तरह के दिक्कत होते हैं, उस घराने में जन्म लिया हुआ बच्चा अपने नौकरी के लिए अगर झूठ बोल देता है तो कौन सा बड़ा बात है? वो तो सामान्य चीज है। बाबूजी शादी के लिए बोल रहे हैं, बेटा नौकरी के लिए बोल रहा है। IAS बनना नहीं है, अगर नाम तैयारी कर लिया, IAS का रिजल्ट नहीं निकला, एक हमारे जान पहचान के है, उनका बेटा क्या किया कि उत्तर प्रदेश में उसी नाम का लड़का, फादर्स नेम सेम था, कैटेगरी चेंज था, जनरल और SC कैटेगरी था, उसका रिजल्ट निकला उत्तर प्रदेश वाले लड़के को, और तुरंत रिजल्ट निकाल के ISC हटवा के OBC बनवा के कैसा हो, और पिताजी को भेज दिया कि हम IAS बन गए हैं। यहाँ पिताजी सोचिए पूरा अपने सर्किल में का है, पिताजी सचिवालय में काम करते हैं, बिहार सचिवालय में सब जगह काम किए, सब जगह खुशी हमको भी आकर बताया, वो लड़का हमसे भी मिला, हम पूछे कैसे कैसे क्या हुआ, सब बताया। ये भी बताया कि जा रहे हैं देहरादून ट्रेनिंग करने, ट्रेनिंग भी बता दिया। बाद में उसकी बहन बोली कि जब भैया का निकल गया, वो भी पढ़ती थी यही, तो हम भी जाते हैं सर, वहां से आते हैं पढ़ के, दिल्ली से हम भी रिजल्ट लेके, पढ़ने में अच्छी थी, हम बोले चले जाओ। वहां जब दिल्ली के लिए तैयार हुई तो कह रहा है कि कहाँ दिल्ली जाओगी, यहीं तैयारी करो ना। उसको लगा दिल्ली जाएगी तो कहीं धीरे धीरे मेरा पोल पट्टी खुलेगा, वो कहेगी नहीं तुम दिल्ली से कहाँ IAS बनो, हम भी दिल्ली जाएंगे। पिताजी कह जाने दो, तुम पढ़ा तो कोई बात नहीं, चली जाएगी तो क्या होगा। पिताजी दिल्ली भेजे, वहां का एडमिशन भी करवा दिया। 4-5 महीना बाद बहन फोन की, समझाते हैं हाई कोर्ट के बाद निकला, हमको लगा कि बेचारा